भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने आपसे वृक लगन में स्वग्रही चंद्रमा के विषय में बात की थी। आइए आज बात करते हैं मिथुन लगन में स्वग्रही अर्थात कर्क राशि में स्थित चंद्रमा के बारे में। मिथुन लगन में स्वराशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में होगा। यहाँ पर हम चंद्रमा के फलों के बारे में बात करें तो एक बात का ध्यान रखिए कि चंद्रमा जब भी कर्क राशि में होगा तो वह नक्षत्र स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण और पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण पड़ेंगे। इस वजह से चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो तो वह नक्षत्र स्वामी तो नहीं ही होगा। और इस बात का उल्लेख हमने यहाँ पर विशेष रूप से इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र स्वामी होता है तो उसका प्रभाव आजीवन बना रहता है। उसे भी ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। कोई भी दशा अंतरदशा का ग्रह जब भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के फल सिर्फ उसके दशाकाल में ही मिलेंगे। अब यहाँ पर मिथुन लगन में चंद्रमा की उच्च राशि वृक, वह तो 12वें भाव में पड़ेगी, तो 12वां भाव तो एक्टिव होगा ही। और अपनी उच्च राशि वृक से इस चंद्रमा की दूरी होगी तीसरे भाव की, तो 12वें से तीसरा भाव यानी दूसरा, तो तीसरा भाव भी एक्टिव हो ही जाएगा। और यह चंद्रमा द्वितीय है और अपने भाव में ही बैठा है, इसलिए द्वितीय भाव भी एक्टिव होगा ही। और यह द्वितीय होकर स्वयं अपनी राशि में ही बैठा है कर्क में, इस नाते यहाँ इसकी अपने भाव से दूरी एक भाव की ही होगी। इस नाते यहाँ पर लग्न भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चंद्रमा के एक्टिव भावों को हम देखते हैं तो 12वें भाव से लेकर तीसरे भाव तक यानी द्वादश, लग्न, द्वितीय और तृतीय, ये चारों भाव यह एक्टिव कर देता है। अब हम डीएक्टिवेट भावों को देखें उसके पहले इन चारों एक्टिव होने वाले भावों के फलों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर उच्च से तृतीय भाव की दूरी है, तो यह तृतीय भाव एक्टिव होने की वजह से यह जातक मेहनती और पुरुषार्थी तो होगा ही, यह तो निश्चित है। और जीवन में इसे जो भी उन्नति मिलेगी वह अपनी मेहनत के बलबूते पर ही मिलेगी। और जातक का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही बन जाता है कि इस चंद्रमा के दशाकाल में वह अपने परिश्रम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और उसी से उन्नति को प्राप्त होता है। इसमें आलस्य भी नहीं होता, कोई भय भी नहीं होता, और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत यह जीवन में आगे बढ़ता है। और इसी वजह से इस तृतीय भाव की वजह से ही इस जातक के अनुज यानी छोटे भाई बहन और नौकर चाकर, ये इसके लिए हमेशा सहायक सिद्ध होते हैं इस चंद्रमा की दशा में। और इन लोगों का भरपूर साथ सहयोग इस जातक को प्राप्त होता है। और मिथुन लगन में द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो इसके दशाकाल में जातक अपने छोटे भाई बहनों से और नौकर चाकरों से, इनसे दुश्मनी या कह लें बिगाड़ तभी करेगा जब अन्य किन्हीं ग्रहों की वजह से नक्षत्र स्वामी की स्थिति कुछ ऐसी हो। उस वजह से यदि यह इनसे दुश्मनी करता है या बिगाड़ मोल लेता है तो यह समझिए कि यह खुद के जीवन में ही रोड़े अटकाता है। यानी छोटे भाई बहनों से, नौकर चाकरों से इनसे बिगाड़ कर ले तो फिर इसको इस दशा में खराब फल की ही उम्मीद करनी चाहिए और फिर कष्ट ही पाता है। तो इस चंद्रमा की दशा में जातक को अपने अनुजों से संबंध मधुर रखने चाहिए
और ये संबंध मधुर बनाए रखना इसके स्वयं के लिए ही उत्तम परिणामदायक सिद्ध होते हैं। छोटे भाई बहनों से, नौकर चाकरों से संबंध खराब नहीं करे, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इसे ही आप भले ही इस चंद्रमा का उपाय भी समझ लीजिए। और इस तृतीय भाव एक्टिव होने की वजह से ही जातक खाने पीने का भी शौकीन होता है, भांति भांति के व्यंजन पसंद करता है, और इसका अक्सर ज़्यादातर खर्च खाने पीने में ही होगा, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव खर्च का है। तो इसका सारा खर्च अपने कुटुंब पर, स्वयं के खाने पीने पर, इसी पर होता है, और यह करता भी है। परिवारजनों पर भी खर्च करेगा, भाई बहनों पर भी खर्च करेगा, नौकर चाकरों को भी प्रसन्न रखेगा। यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाती है। अब हमने यहाँ पर 3 एक्टिव भावों की तो बात की, और एक भाव रह गया है लग्न, जिस पर कि अब हम बात करेंगे। अब लग्न एक्टिव है तो स्वाभाविक तौर पर एक बात ख्याल में आती है कि सामने का सप्तम भाव कमजोर होगा। तो सप्तम भाव कमजोर होगा, इसका मतलब जीवन साथी से, या समझ लें दाम्पत्य में कुछ गड़बड़ होगी क्या। तो यहाँ पर दाम्पत्य में कोई गड़बड़ पैदा नहीं होगी, और इसकी बात हम आगे डीएक्टिवेट भावों की चर्चा करते समय करेंगे। अब डीएक्टिवेट भावों की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि इस चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक छठे भाव में पड़ रही है। तो छठा भाव तो स्वाभाविक रूप से डीएक्टिवेट हो ही जाएगा, और अपने नीच भाव से इस चंद्रमा की दूरी नवम भाव की है, तो नवम भाव भी डीएक्टिवेट होगा ही। तो यहाँ पर मुख्य रूप से छठा और नौवां, ये 2 भाव डीएक्टिवेट होंगे। अब सबसे पहले हम नवम भाव डीएक्टिवेट होने की बात करें तो इसका यही मतलब है कि इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक को भाग्य का कोई बहुत बड़ा सहारा नहीं मिलता है। और यूं तो ऐसा जातक भाग्य पर भरोसा करता भी नहीं है। यदि मान लीजिए किसी अन्य कारणवश यह भाग्य भरोसे बैठा रह गया, तो फिर इस चंद्रमा के दशाकाल में इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य की बजाय अपनी मेहनत से कार्य करे तो यह बहुत कुछ पा लेता है। यानी नक्षत्र स्वामी की स्थिति ऐसी हो कि उसने नवम भाव ही एक्टिव कर रखा हो, तो भले ही यह भाग्य के सहारे बैठ जाए, वरना तो यह जातक अपने मेहनत की बदौलत ही जीवन में आगे बढ़ जाता है, भाग्य भरोसे बैठेगा नहीं, और अपनी मेहनत से ही एक मुकाम हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठेगा दिमाग में कि जब जातक का दूसरा भाव एक्टिव है तो इस जातक में श्रद्धा भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव है श्रद्धा का। तो देखिए इन जातकों में, यानी मिथुन लग्न में स्वराशि का चंद्रमा बैठा हो और उसका दशाकाल हो, तो इन जातकों में श्रद्धा सिर्फ अपने मतलब तक ही सीमित रहती है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भाव तो एक्टिव है, और चूंकि यह स्वयं द्वितीयेश भी है, लेकिन नवम भाव जो कि भाग्य का, धर्म का, विवेक का है, वह डीएक्टिवेट हो गया है। तो यह जातक अंधश्रद्धा में नहीं पड़ता है, यानी ये अंधश्रद्धा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसमें श्रद्धा नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि यह मतलब की श्रद्धा रखता है, जहाँ मानना है वहाँ मान लिया, जहाँ नहीं मानना है वहाँ पर आप जबरदस्ती इसको नहीं मनवा सकते। आइए अब छठा भाव डीएक्टिवेट है, उसका भी मतलब जान लेते हैं। छठा भाव डीएक्टिवेट होने की वजह से ये जातक रोग, ऋण और शत्रु, इनसे पूरी तरह मुक्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर लग्न एक्टिव है,
तो शरीर का भी पूरा सुख मिलता है, तो रोग तो होगा नहीं, निरोगी रहेगा, अपने मान सम्मान की भी फिक्र पालने वाला होगा, अपने व्यक्तित्व की तरफ भी ध्यान देने वाला होगा, और ऐसा कोई काम नहीं करता कि इसके शत्रु बढ़ें और इसके मान सम्मान को चोट पहुंचाएं। इस वजह से यह रोग, ऋण और शत्रु इनसे बचा रहता है। और द्वितीय भाव एक्टिव है तो धन की भी इसको कोई समस्या नहीं रहती, तो कर्ज से भी मुक्त रहता है, ऋण वगैरह लेने की इसको आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और वैसे भी इस दशा काल में, यानी इस चंद्रमा की दशा हो तो जातक को ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि वह ऋण लेता है इस दशा काल में तो वह चंद्रमा के नीच भाव को एक्टिव कर लेगा, और ऋण लेना इन जातकों के लिए कोड में खुजली जैसा ही साबित होगा, क्योंकि ऋण लेने का मतलब होगा यहाँ पर छठे भाव को एक्टिव करना, और जो चंद्रमा की उच्च राशि का भाव है द्वादश, उसको डीएक्टिवेट कर लेना। और चूंकि द्वादश भाव है जीवन को स्वच्छंदता से, उन्मुक्त भाव से जीने का, तो उससे यह फिर वंचित हो जाएगा। तो इस चंद्रमा की दशा में जातक यदि ऋण से बचा रहे, शत्रुओं से बचा रहे, यानी कर्ज नहीं लेवे और जबरन किसी से दुश्मनी नहीं करे, तो फिर यह दशा बहुत ही शानदार व्यतीत होती है। और वैसे भी आप नोट करें, आपके पास कुछ कुंडलियां होंगी या भविष्य में कोई आए, तो इस चंद्रमा के दशा काल में वही जातक आपके पास आएगा, यानी ज्योतिषी के पास आएगा, जो या तो कर्ज लेके फंसा हुआ हो या शत्रुओं को पाल रखा हो, वरना तो उसे ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता इस दशा में नहीं आनी चाहिए। अब एक बात रह गई कि जब लग्न एक्टिव है तो जीवन साथी के साथ, यानी दाम्पत्य में उसके संबंधों को लेकर क्या होगा, मुख्य बात यही बची रह जाती है। तो यहाँ पर लग्न एक्टिव होने की वजह से जातक थोड़ा अहम भावी तो होता है, अपने मान सम्मान को लेकर भी चिंतित रहता है। चिंतित क्या रहता है? अपने मान सम्मान को चोट नहीं पहुंचे इस बात का ख्याल रखने वाला होता है। लेकिन जीवन साथी से उसके संबंध सामान्य बने रहते हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब छठा भाव डीएक्टिवेट हुआ है, और छठा भाव आपको मालूम है ब्रह्मचर्य का भी है, तो छठा भाव जब डीएक्टिवेट हुआ है तो छठे से अगला भाव सप्तम होता है, वो एक्टिव होगा ही। और सप्तम भाव है जीवन साथी का, संसार का, काम का, तो जीवन साथी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। इस वजह से इस चंद्रमा के दशा काल में दाम्पत्य में कोई गड़बड़ नहीं होती है, जीवन साथी से सामान्य संबंध बने रहते हैं, कोई खराबी पैदा यहाँ पर नहीं होगी। और कुल मिलाकर इस चंद्रमा की दशा का आकलन करें तो जातक इस दशा में उद्यमी बना रहे, परिश्रम करता रहे, तो यह बहुत ही शानदार दशा व्यतीत होती है। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।